अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों? सब खैरियत से हैं? आज हम चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास हमारी है 10th और जो सब्जेक्ट होगा वो है केमिस्ट्री। मैं आपके साथ 10th केमिस्ट्री पंजाब बोर्ड के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन और एक एक लेक्चर में डिटेल के साथ स्टडी करूंगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ अटैच रहिएगा। और एक और चीज जो एडिशनल आपको मेरे लेक्चर्स में मिलेगी वो ये होगा कि मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो जब सारा टॉपिक पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लिया, तो उनको हेडिंग्स लिखने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपके लिए एक एडिशन में ये चीज लेके आ रहा हूँ कि लास्ट पर लेक्चर के एंड के मैं एक पिक्चर लगाऊंगा और उस पिक्चर के अंदर आपके जितने भी टॉपिक्स के अंदर सब हेडिंग्स हैं और जितने भी एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो आपको उस पिक्चर के अंदर मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि लेक्चर्स को अच्छी तरह से सुनिएगा। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20। इट इज ऑल अबाउट वाटर। वाटर के बारे में यह है हमारा चैप्टर। जी बेटा देखें, सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर की इंपॉर्टेंस की। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर क्या है? अहमियत, पानी की अहमियत। अगर हम पानी की अहमियत की बात करें तो हम कहते हैं जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबकी बॉडी में प्लेंटी ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अच्छी खासी मिकदार में उनके अंदर पानी की मिकदार मौजूद है। अब इतना ज्यादा पानी है कि अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो 70% वाटर है। इतना ज्यादा पानी, तो हम कहते हैं कि वाटर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ अगर हमने अपनी लाइफ को सपोर्ट करना है, आप क्या चाहते हो? लाइफ को सपोर्ट करना चाहते हो, मतलब अपनी जिंदगी को बरकरार रखना है, जिंदा रहना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए? आपको पानी चाहिए। तो हम कहते हैं भाई अगर हमने जिंदा रहना है, सपोर्ट करना है लाइफ को, तो उसके लिए भी वाटर चाहिए। अगर आपको जिंदा रहना है तो उसके लिए पानी चाहिए। पानी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इसके साथ आपकी बुक में एक एडिशनल चीज मार्क की है और वो है प्रेजेंस ऑफ वाटर। किसी भी चीज के अंदर पानी की जो मौजूदगी है उससे दो चीजों का पता चलता है। एक तो हम ये चीज कंसिडर करते हैं, एक तो ये चीज हमें पता चलती है कि आया कि जो हमारी सब्सटेंस है वो प्योर भी है कि नहीं। तो हम कहते हैं प्योरिटी ऑफ द सब्सटेंस। जो हमारी सब्सटेंस है, जो हमारा सैंपल है, आया कि वो प्योर है कि नहीं। अगर इनप्योर है या प्योर है तो कैसे पता करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हम मिल्क की ही बात कर लेते हैं तो मिल्क में एक सूटेबल अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, लेकिन हम क्या करते हैं? अगर इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं? एक्स्ट्रा वाटर ऐड, तो इससे पता चलेगा भाई जो पानी है वो क्या हो गया? इनप्योर हो गया। हम कहते हैं पानी वाला दूध है, भाई तेरा तो दूध जो है ना पानी वाला है, इसका मतलब कि ना खालिश दूध है। तो उससे कैसे पता चलेगा? बिकॉज ऑफ प्योरिटी ऑफ वाटर। पानी की मौजूदगी से हमें पता चला कि कोई चीज प्योर है कि नहीं है। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट हम इसकी इंपॉर्टेंस के अंदर भी डिस्कस करेंगे वो हम देखेंगे, एक तो होगी प्योरिटी, दूसरा हम इसमें देखेंगे वो देखेंगे कि आया कि जो हमारा सैंपल है उसमें पानी की प्रेजेंस है, हम इससे एनालाइज कर सकते हैं रिएक्शंस को। इनको एनालाइज कर सकते हैं रिएक्शन को। रिएक्शन को एनालाइज करने का क्या मकसद है, क्या इसका मतलब क्या है? तो हम कहते हैं बेटा देखो, अगर वाटर है तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें वाटर प्रोड्यूस हो रहा है, कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जिनमें वाटर रिएक्ट कर रहा है। अगर कोई रिएक्शन हुआ, आपको उसकी इंडिकेशन का पता है कि इस रिएक्शन में वाटर प्रोड्यूस होना ही होना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आप कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? वाटर यूज होता है। क्या बनता है? ग्लूकोज।
क्लियर? तो हमें पता चल गया भाई यहाँ पर वाटर ने क्या किया, रिएक्ट किया, वाटर ने रिएक्शन किया। अगर वाटर रिएक्ट कर रहा है तो इसका मतलब कि हमारे पास जो चीज थी उस रिएक्शन में वाटर जो था उसने रिएक्ट किया। कुछ रिएक्शन ऐसे होंगे जिनमें वाटर क्या हो रहा होगा, प्रोड्यूस हो रहा होगा। अगर वाटर प्रोड्यूस हो रहा है तो हम देखेंगे कि पानी प्रोड्यूस हो रहा है, इससे पता चलेगा कि हमारा रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है। तो इस तरह से हम दो चीजों से इसको मेंशन करेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में आपने तीन चीजें याद करनी है। नंबर वन, कि अगर देखा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए पानी बहुत जरूरी है। हमारी बॉडी में पानी की कैपेसिटी इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए, बरकरार रखने के लिए किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। दूसरी चीज हम देखेंगे कि अगर पानी की मौजूदगी का पता लगाएं तो इससे हम दो चीजें नोट कर सकते हैं। एक तो हमें ये पता चलता है कि हमारी सब्सटेंस है वो प्योर है कि नहीं। दूसरा, हम इससे क्या कर सकते हैं, अपने रिएक्शन को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आया कि हमारा रिएक्शन हुआ या वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं किया, अगर उस रिएक्शन में वाटर रिएक्ट कर रहा है या प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये था सारा इंट्रोडक्शन, ये था सैंपल में आपको चैप्टर का जो है वो स्टार्ट पर 3 लाइंस का इंट्रोडक्शन मिलेगा, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना। अब हम नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टेस्टिंग वाटर। टेस्टिंग वाटर क्या है, वाटर टेस्टिंग, टेस्टिंग वाटर, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, टेस्ट फॉर वाटर। ये पानी के लिए टेस्ट जो हम करते हैं ये क्या है, हम सिंपल देखते हैं। हम कहते हैं आपके पास एक केमिकल होता है, इस केमिकल का नाम है कॉपर सल्फेट। क्या नाम है बेटा, कॉपर सल्फेट। कॉपर का सिंबल होता है Cu, सल्फेट का सिंबल होता है SO4, तो ये बन गया CuSO4। अब इस कंपाउंड की दो फॉर्म्स होती हैं, एक तो ये होता है हाइड्रेटेड फॉर्म में। हाइड्रेटेड फॉर्म में अगर होगा तो इसके साथ वाटर प्रेजेंट होगा। हाइड्रा का मतलब क्या होगा, पानी। अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में है तो इसका फार्मूला होता है CuSO4.5H2। ये डॉट लगा के इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे, इसको हम कहेंगे ये हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है। इस हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू। क्या कलर होता है, ब्लू। अगर हम इस कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसमें हम पानी निकाल देते हैं, तो रिमूवल ऑफ वाटर, जिसको हम कहेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसका अगर पानी है तो इसमें से पानी लॉस हो जाता है, वाटर लॉस कर देंगे तो ये सिंपल यही रह जाएगा CuSO4। इसका जो कलर होता है वो होता है वाइट। मैंने आपको दो सिंपल सी चीजें बताई हैं। कॉपर सल्फेट दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक होती है हाइड्रेटेड फॉर्म CuSO4.5H2O, दूसरी है एनहाइड्रस फॉर्म। एनहाइड्रस फॉर्म का फार्मूला है CuSO4। इसका जो कलर है वो ब्लू कलर है, इसका जो कलर है वो क्या है, वाइट। अब आपके पास इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं, हमें दे दिया जाता है वाइट कॉपर सल्फेट, जिसको हम एनहाइड्रस भी कहते हैं। अगर ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है तो इसका फार्मूला ये होगा, इसके अंदर जैसे ही थोड़ी सी अमाउंट में वाटर ऐड होता है, क्या चीज ऐड होती है, वाटर। वाटर ऐड होने से इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, ब्लू। ये देखें, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, आपने इस टेस्ट ट्यूब के अंदर कुछ पाउडर लिया हुआ है जिसका कलर क्या है, वाइट। हम इसके अंदर डाल देते हैं कुछ अमाउंट में वाटर। जैसे ही वाटर ऐड करेंगे, एक ड्रॉप किया, 2 ड्रॉप किया, इसका सारा जो कलर है वो बाद में क्या हो जाएगा, ब्लू। इसकी एक सिंपल सी मैं केमिकल इक्वेशन लिख देता हूं। इस केमिकल इक्वेशन में देखिएगा, ये देखें CuSO4, इसमें वाटर ऐड करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CuSO4.5H2O। ये जो CuSO4 है इसको हम कहते हैं, ये व्हाइट कलर का है, एनहाइड्रस फॉर्म में है, तो हम कहेंगे भाई ये वाला जो है इसका व्हाइट कलर होगा। लेकिन जब ये वाटर को अब्सॉर्ब करता है तो ये क्या हो जाता है,
अगर आपने ब्लू से व्हाइट बनाना है, इसको क्या कर दें, हीट कर दें। हीटिंग करने पर ये रिवर्स रिएक्शन शो करेगा और व्हाइट कलर का कंपाउंड दोबारा से बन जाएगा। आपको यहाँ पर दो एरो नजर आ रहे हैं, एक ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, एक नीचे की तरफ लिखा हुआ है। ये जो बैकवर्ड रिएक्शन है, इसमें हम इसमें हीटिंग करेंगे तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, व्हाइट। इसमें थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, ये टेस्ट हमने परफॉर्म कर लिया, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात हो गई, हमें टेस्ट करना आ गया। कॉपर सल्फेट में वाटर ऐड करोगे तो वो ब्लू हो गया, तो पता चल जाएगा भाई इसके अंदर क्या है, वाटर। हमें पता चल गया कि वो वाटर को डिटेक्ट कर सकता है। अच्छा, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये जो हमने टेस्ट परफॉर्म किया, इसको हम यूज कहाँ पर करने वाले हैं? हम कहते हैं इसको हम यूज करते हैं फूड इंडस्ट्री में। कहां पर यूज करते हैं? फूड इंडस्ट्री में। और इसके साथ हम इसको यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। भाई इंडस्ट्रीज में ये जाके क्या करेगा? हम कहते हैं अगर फूड इंडस्ट्री की बात करें तो हम फूड के अंदर वाटर कंटेंट को देखते हैं। इसको देखते हैं वाटर कंटेंट को। ये अमाउंट देखते हैं कि उसमें पानी की परसेंटेज कितनी है। भाई इससे क्या होगा? हम कहते हैं लेट्स सपोज आपने किसी फूड के अंदर वाटर ज्यादा ऐड कर दिया। जैसे उसके अंदर वाटर को ऐड किया जाता है तो वो क्या हो जाएगा? पानी ज्यादा हो गया। अब जिस चीज में पानी ज्यादा होता है, लेट्स सपोज कोई आपने फूड बनाया या कोई आपने बेकरी की प्रोडक्ट बना ली, कोई केक बना लिया, उस केक के अंदर आपने क्या कर दिया, वाटर की अमाउंट थोड़ी ज्यादा ऐड कर दी। अब उसमें होगा क्या? वो केक जल्दी स्पॉइल हो जाएगा, जल्दी खराब हो जाएगा। भाई खराब कैसे हो गया? हम कहते हैं जब वाटर कंटेंट ज्यादा होता है तो उसके अंदर बैक्टीरिया के चांस ज्यादा होते हैं, वो जल्दी से ग्रो करेगा, उसको फंगस लग जाएगी। क्या? तो उसके अंदर ये चांसेस होते हैं कि माइक्रोब्स जो है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये बड़ी स्पीड से उसके अंदर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और हमारा जो फूड था उसकी लाइफ क्या हो गई? डिक्रीज कर गई। उसकी लाइफ क्या हो जाती है? कम। उसकी लाइफ टाइम कम हो जाता है। लेट्स सपोज आपने किसी फूड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, आप एस्टिमेट लगा के बैठे हो कि ये 2 दिन तक खराब नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, अगर उसके अंदर फूड कंटेंट ज्यादा, उसके अंदर वाटर कंटेंट ज्यादा चला गया तो उससे क्या होगा? वो जो खाना आपने 10 दिन चलाना था या जो 2 दिन में आगे ट्रांसफर होना था, वो क्या करेगा? 1 दिन में खराब हो जाएगा। इससे क्या हुआ? नुकसान हुआ। और एक चीज देखेंगे, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में भी इसको इस्तेमाल किया। फार्मास्यूटिकल कहते हैं अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियां, वो वाली फैक्ट्रीज जो क्या करती हैं? मेडिसिन को तैयार करती हैं। अब अगर उन्होंने भी वहां पर वाटर को चेक एंड बैलेंस ना किया, वाटर ज्यादा ऐड कर दिया, उससे क्या होगा? वाटर ज्यादा ऐड करने से एक तो जो मेडिसिन होती है, उस मेडिसिन का लाइफ टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मैं चेक कर रहा था कि माइक के बंद तो नहीं हो गया। अच्छा बेटा, तो हम बात कर रहे थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, जैसे ही वो मेडिसिन तैयार करते हैं उसमें उन्होंने वाटर कंटेंट ज्यादा कर दिया। अगर वाटर कंटेंट ज्यादा हो जाएगा तो उससे क्या होगा? हम कहते हैं मेडिसिन में पानी ज्यादा आ गया। अब वो मेडिसिन जो है जब हम उनको स्टोर करके रखते हैं, आपने अक्सर देखा होगा उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग डेट भी लिखी होती है, एक्सपायर डेट भी लिखी होती है। अगर उसमें वाटर कंटेंट ज्यादा चला गया, इसके 3 इफेक्ट आएंगे। एक तो वो जो उसकी लाइफ है मेडिसिन की वो कम हो जाएगी, मतलब उन्हें जो एक्सपायरी डेट लिखी हुई है वो उन्होंने 2 साल की लिखी हुई है, हो सकता है तो वो 1.5 साल निकाले, खराब हो जाएगी मेडिसिन। उसके बाद लेस इफेक्टिव, आपका जो ड्रग होता है, जो मेडिसिन होती है, वो क्या हो जाती है? कम इफेक्टिव हो जाती है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और फूड इंडस्ट्री में लॉस से बचने के लिए हम क्या करते हैं? वाटर टेस्ट को यूज करते हैं, ताकि इनके अंदर इस चीज को मेंटेन किया जाए कि कहीं उनके अंदर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा तो नहीं है, या अगर किसी चीज में से वाटर को निकालना है, बिल्कुल ही रिमूव कर देना है, तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? वाटर टेस्ट यूज करेंगे और ये हमें हेल्प आउट करेगा। तो ये बेटा आपने वाटर टेस्ट देखा, उसकी इंपॉर्टेंस देखी। अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम इसमें चेक करेंगे प्योरिटी ऑफ वाटर। प्योरिटी ऑफ वाटर।
भाई वाटर की प्योरिटी का कैसे पता चलता है? तो है तो बहुत सारे मेथड है, बट हम यहां पर ये चेक करेंगे इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स। ये एम मीन मेल्टिंग, बी फॉर बॉइलिंग। तो ये मैंने लिख दिया कि इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स हम चेक करेंगे कि हमारा जो वाटर है वो प्योर है कि नहीं। अगर आप क्या करते हो, कोई वाटर का सैंपल लेते हैं और आपको पता है ये हमारा प्योर वाटर है। कौन सा वाटर है? प्योर। कौन सा वाटर है बेटा? प्योर वाटर। आपने देखा, आपने उसको जो कंडीशंस देनी है वो देनी है एसटीपी। एसटीपी कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये वाला जो टेम्परेचर है ये नॉर्मल टेम्परेचर होगा, इसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। मेन फैक्टर जो है वो प्रेशर का है। वैसे मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, ये 25 डिग्री होती है और जो प्रेशर है ये होता है 1 atm। अगर हम प्रेशर को 1 atm रखते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर रखते हैं, उस पे जो प्योर वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये होता है 100 डिग्री। 100 पर क्या करेगा वाटर? वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, बॉइलिंग हो जाएगी। तो ये हम सिंपल कहेंगे। दूसरा है उसका मेल्टिंग पॉइंट। हम कहते हैं जो प्योर वाटर होता है उसको हम पहले फ्रीज करते हैं, फ्रीज करने के बाद उसकी क्या करते हैं, आइस बन जाती है। उस आइस को दोबारा से मेल्ट करना स्टार्ट करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट कितना आ गया? 0 डिग्री। तो हम कहेंगे ये हमारा क्या है? प्योर वाटर। याद रखना है कंडीशंस कौन सी होनी चाहिए? एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड प्रेशर पर आपका जो वाटर है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री होता है। बेटा ये दो चीजें याद करनी है। अच्छा, हम कहते हैं आपके पास कोई सैंपल आया, अब वो इम्प्योर सैंपल है या प्योर सैंपल है आपने चेक करना है। हम कहते हैं ले आए वाटर, हमने वाटर लिया, इस वाटर की प्योरिटी को चेक करने लगे। हमने लिया इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी हमने इसको बॉयल करना शुरू कर दिया। वाटर का सैंपल था, इस सैंपल को हमने क्या कर दिया? बॉयल करना स्टार्ट कर दिया, हीटिंग की, बॉयल करना शुरू किया। हमने देखा कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट था ना वो 100 से इंक्रीज कर गया। क्या कर गया? इंक्रीज। हम कहते हैं इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज मोर देन 100 डिग्री। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 से ज्यादा। लेट्स सपोज वो आ जाएगा 102 डिग्री या इससे भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम कहेंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, लिहाजा इसके अंदर क्या चीज प्रेजेंट है? इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। क्या चीज प्रेजेंट है बेटा? इम्प्योरिटी। हम कहेंगे हमारा जो वाटर है वो प्योर ही नहीं है। भाई ये वाटर का प्योर होना, वाटर का इम्प्योर होना, ये इम्प्योरिटी जो है ये इसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज क्यों कर देती है? ऐसे ही मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने कहा सर देखिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया, बहुत अच्छी बात है। काइंडली आप इसकी रीजन बता सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ा? क्या चीज थी जिसने बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा दिया? कोई ऐसी रीजन तो होगी ना जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मैंने कहा भाई ठीक है, ऐसी रीजन तो है। उसने कहा सर बता दीजिए। तो मैंने कहा भाई फर्ज करो आप एक कमरे में बंद हो, ठीक है, यहाँ पे, या आपने ये रास्ता बना हुआ है, यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ये इस कमरे से बाहर जाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? अगर रश कम है, लेट्स सपोज इसमें हम कह देते हैं जस्ट 3 स्टूडेंट्स हैं, 3 स्टूडेंट्स हैं। अगर ये 3 स्टूडेंट्स हैं और इन्होंने क्या करना है, यहाँ से निकल के बाहर जाना है, तो इजीली भाग के भी निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो, रश बढ़ जाए, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर क्या हो, बहुत सारे और भी पार्टिकल्स आ जाए, या यूं कह लो कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके अलावा कोई वर्कर्स भी आ जाए उसी कमरे में, और अब उनसे कहें चलो भाई बच्चों बाहर निकल के दिखाओ, तो क्या ये बच्चे जल्दी बाहर निकल पाएंगे? हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि रास्ते में क्या आ गई? रुकावट आ गई। इनको बाहर निकलने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, जो जल्दी एनर्जी लगानी पड़ेगी जिसका मतलब क्या होगा? हीट ज्यादा लगानी पड़ेगी। हम सिंपल कहते हैं, इसी एग्जाम्पल को हम फिट करते हैं पानी में। ये आपके पास वाटर है, ये कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने क्या किया, इनको हीटिंग करनी थी, हीट किया, वाटर के वेपर्स इतने इक्वल हुए कि बाहर वाले एटमॉस्फेरिक प्रेशर और अंदर से लगने वाला वेपर प्रेशर, जहां पे दोनों इक्वल हो जाते हैं हम कहते हैं वहां पे वाटर बॉईल करेगा। मैं कहता हूं यहां से पानी के मॉलिक्यूल सीधे सीधे बाहर निकल रहे हैं, ये कौन सा वाटर है जी? हम कहते हैं ये हमारा प्योर वाटर है। कौन सा वाटर है? प्योर। लेकिन एक हमारे पास सैंपल आया था, उसके अंदर क्या हुआ, दरमियान में कुछ इम्प्यूरिटीज थी,
क्या थी बेटा? इम्प्योरिटी। ये इम्प्योरिटीज क्या करेंगी? ये इसका रास्ता रोक लेंगी। क्या कर लेंगी? रास्ता रोक लेंगे। अगर ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो इतनी जल्दी बाहर निकला नहीं जाएगा। तो हम कहेंगे जैसे ये बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, कभी इसके साथ टकराएंगे, टकराने के बाद वापस यहाँ पर ये वाले जो है ये इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स, ये क्या करते हैं? इसके रास्ते में रुकावट पैदा करते हैं, जिसकी वजह से वाटर को ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करना पड़ती है। जब वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। क्या करेगा बेटा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो हम कहते हैं अगर प्योरिटी ऑफ वाटर को चेक करना है तो चेक करो उसका बॉइलिंग पॉइंट। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 से बढ़ा, इसका मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। और इम्प्योरिटीज क्या करेंगी? उसका रास्ता रोकेंगी। वाटर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकलने के लिए टाइम लगेगा, ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करना पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, जिसकी वजह से वो ज्यादा हीट अब्जॉर्ब करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये आपने सिंपल एक चीज नोट कर लेनी है। सिंपल आपने ये देख लेना है भाई बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा अगर आपका जो वाटर है वो क्या है? इम्प्योर है। दूसरी चीज, अगर हम बात करते हैं कि हमने चेक करना है बॉइलिंग पॉइंट से, तो बॉइलिंग पॉइंट से भी चेक किया जा सकता है, और सॉरी मेल्टिंग पॉइंट से। दूसरा है मेल्टिंग पॉइंट। आपके पास जो सैंपल आया, आप उस सैंपल को क्या करो? पहले फ्रीज करो। फ्रीज कर दिया। फ्रीज करने के बाद उसकी क्या बन जाएगी? आइस। आपने नोट करना है कि वो आइस है वो किस टेम्परेचर पर बनती है, वही तो क्या है उसका? फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं इसको, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट नोट करिएगा, अगर वाटर का सॉरी आइस का अगर मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री है, इसी टाइम पे जो वाटर है वो फ्रीज भी हो रहा होता है, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या है? 0 डिग्री। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी क्या है? 0। तो 0 डिग्री पर क्या होगा? आपका जो सैंपल है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। हमें पता चल गया कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री है। अच्छा इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री है तो ये आइस है। अगर इसमें सैंपल ही इम्प्योर हुआ तो हम कहते हैं इसका फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट दोनों क्या करेंगे? डिक्रीज कर जाएंगे। क्या करेंगे बेटा? डिक्रीज। भाई ये डिक्रीज क्यों कर गए? डिक्रीज का मतलब लेस देन 0, लेस देन 0। ये 0 से क्या हो जाएंगे? कम। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज किया था, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। भाई ऐसा क्यों हो गया? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों कम हो गया? तो इसी तरह एक और स्टूडेंट था, उसने कहा सर इसका बॉइलिंग पॉइंट तो बढ़ गया, समझ आ गई, अब ये बताएं कि इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये कैसे कम हो जाता है? तो मैं कहता हूं बेटा यूं देखो, आप किसी पार्किंग में कार पार्क करने जाते हो, वहां पर इस तरह की आपको छोटी छोटी लाइंस मिलती हैं। भाई एक कार यहाँ पे पार्क होगी, एक कार यहाँ पे पार्क होगी, एक कार यहाँ पे पार्क होगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मैं कहता हूं गलती से ना यहाँ पर एक बड़ा सा ट्रक लग गया। क्या लग गया? एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया। ये ट्रक जो था, मुझे ट्रक तो नहीं बनाना आ रहा, लेट्स सपोज मैं यूं कह देता हूं कि ये यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा ट्रक आ गया। अब यहाँ पर तो कार पार्क होनी थी, तो क्या होगा? कार तो पार्क होनी है, अब भी होनी है, लेकिन क्या करना पड़ेगा? पहले ट्रक को बाहर निकालना पड़ेगा। ट्रक को थोड़ा सा इस तरफ निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? कार जो लेके आएंगे, फिर उसको पार्क करेंगे। मीन टाइम बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई। अब इसी तरह जो वाटर होता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। क्या मूव करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं। रैंडमली मूव कर रहे होते हैं तो उनकी जब उसको फ्रीज किया जाता है तो वो क्या बना देते हैं? आइस। आइस जो होती है ये 3D स्ट्रक्चर है जिसमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट बड़ी स्पेसिफिक होती है। सारे मॉलिक्यूल, जिस तरह हमने कार एक लाइन में पार्क की थी, इसी तरह से आइस के पार्टिकल्स भी क्या करते हैं? इस तरह का हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बना के सारे एक तरतीब के साथ जुड़ जाते हैं इस तरह से। तो हमें क्या करना पड़ता है? इनको जोड़ना पड़ता है। जब हम किसी वाटर है और वाटर के अंदर कोई क्या है? इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है बेटा? इम्प्योरिटी। तो वो इम्प्योरिटी के पार्टिकल्स क्या करेंगे? इसके रास्ते में रुकावट बन रहे होंगे। देखिए यहाँ पर लैंड के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, ये दरमियान में इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। क्या है? इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल्स भी हैं। ये वाटर के मॉलिक्यूल खुद को अरेंज करने की कोशिश में लगे हुए हैं, दरमियान में क्या आ रहे हैं? थोड़े थोड़ा रुकावट के साथ क्या आ रहे हैं? इम्प्योरिटी के मॉलिक्यूल्स। तो ये जो इम्प्योर चीज है ये क्या करेगी? वाटर आइस तो बनेगा, ऑब्वियसली बनेगा,
आप टेम्परेचर को कम करते जा रहे हो, आपने गैस किया हुआ था 0 पर, ये फ्रीज कर देगा, लेकिन उसको क्या हो गया, टेम्परेचर और कम, पहले हुआ -1 और कम -2। तो जैसे टेम्परेचर 0 से डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को आइस बनने से कोई चीज रोक रही है, और वो कौन सी चीज है, इम्प्योरिटी। तो ये रास्ते में रुकावट प्रोड्यूस करेगी, जिसकी वजह से वाटर के मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 0 से भी कम हो जाएगा। तो ये आपके पास सिंपल था कि अगर बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, तो हमारा जो वाटर है उसके अंदर इम्प्योरिटी है। अगर सॉलिड का, आइस का या वाटर का, सॉरी, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज करेगा, तो उसके अंदर क्या है, लास्ट पे हमने देखा कि उसके क्या है, अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है, तो हमारा वाटर क्या है, इम्प्योर है। ये आज का हमारा टॉपिक था, इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, एक दफा वीडियो को रिवाइज करके लाजमी देखिएगा, और एट द एंड में लास्ट पर एक वीडियो के लास्ट पर एक पिक्चर ऐड करूंगा, जिसमें आपकी बुक, टेक्स्ट बुक होगी, और उस टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी आपकी हेडिंग्स हैं, पैराग्राफ लिखे हुए हैं, बट मैं उनको हेडिंग की फॉर्म में यहाँ पर रिलीज करूंगा। तो एंड पे आपने अपनी बुक लेनी है, बुक से उस पिक्चर को देख के हेडिंग्स लाजमी मार्क कर लेनी है, ताकि बोर्ड में मैक्सिमम नंबर लिए जाए। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।